सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको आरआरबी जेई के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं उन सब का एक साथ जो है वो इकट्ठा करके आप लोगों को बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और पूरा थोरोली पूरी की पूरी रेस्पॉन्स की जो शिफ्ट 1 की है उसको एनालाइज करने के बाद में जो गलत क्वेश्चन हमें लग रहे हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी लेकर के आया हूँ जो गलत तो नहीं है हालांकि, मगर उन पे ऑब्जेक्शन चाहे तो किया जा सकता है। वो किस बेसिस पे किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और शिफ्ट 2 का एनालिसिस हमने किया जरूर था, मगर एट द एंड वो पेपर कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए उसका एनालिसिस या उसके जो गलत क्वेश्चन है वो अब डिस्कस करने से कोई सेंस नहीं बनता है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। अपन फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को शिफ्ट 1 के अंदर आरआरबी जेई के अंदर पूछे गए हैं, जो आपको ऑब्जेक्शनेबल है। 22/4/2025 आरआरबी जेई शिफ्ट 1 के अंदर जो आप लोगों के गलत क्वेश्चंस हैं उनके अंदर पहला क्वेश्चन यहां पर यह है आप लोगों का पावर सिस्टम, जिसके अंदर यह है कि which underground cable laying method require re-excavation of load expansion for load expansion making modification costly। ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो केबल को जो है वो इंस्टॉल करने का है जिसमें फ्यूचर के अंदर आगे जाकर के अगर मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे केबल को और लंबा बिछाना है, तो उस केस के अंदर मुझे वापस से खुदाई करने की जरूरत होगी। तो वो है आपका डायरेक्ट लेइंग सिस्टम। जी हां, डायरेक्ट लेइंग सिस्टम के अंदर एक ट्रेंच खोदा जाता है और इसके अंदर केबल इंस्टॉल की जाती है। 0.5 से 1.2 मीटर का ट्रेंच का डेप्थ होता है और 0.5 से 0.8 मीटर यहां पर केबल के बीच की डिस्टेंस होती है और नीचे 10 सेंटीमीटर बालू रेत बिछाई जाती है। ये अपन क्लास में पढ़ते भी हैं। और इसका जो ऑब्जेक्शन का प्रूफ है वो भी मैं यहां लेकर के आया हूं। ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक बुक है जिसके अंदर आपको यहां पर जो है वो वीडियो में हो सकता है ये साफ ना दिखे क्योंकि मैं पूरे 2 पेज का यहां पर फोटो लेके आया हूं, मगर मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर कहां पर आंसर लिखा है। देखो ये मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल ये यहां लिखा है, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट लेइंग। और इस डायरेक्ट लेइंग मेथड में इस तरफ यहां पर ड्रॉबैक्स करके पॉइंट लिखा है और पहला ही पॉइंट यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है ड्रॉबैक्स के अंदर। पहला ही पॉइंट यहां ड्रॉबैक्स में लिखा गया है, एक्सटेंशन ऑफ लोड नेसेसिटेट्स कंप्लीटली न्यू एक्सकेवेशन कॉस्टिंग एज मच एज ओरिजिनल वर्क। मतलब अगर आपको एक्सटेंशन करना तो फिर से पूरा का पूरा खोदना पड़ेगा जैसे ओरिजिनल वर्क किया गया था। ये इसका डिसएडवांटेज है और इसका जो प्रूफ का फोटो है वो आपको हमारे इजी प्रेप ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और इजी प्रेप ऑफिशियल ऐसे सर्च करना है, आपको एक 3K प्लस मेंबर का ग्रुप मिल जाएगा। उसके अंदर इस फोटो को मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसका ऑब्जेक्शन जो है वो अपना क्लेम कर सकते हैं। ये आपका 100% ये जो है वो ऑब्जेक्शन में कंसिडर कर लिया जाएगा। क्लियर? तो आप याद से ज्वाइन करना ना भूलें इजी प्रेप ऑफिशियल। फिर सेकंड पॉइंट यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एरर इन पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के केस में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है पावर एंगल एरर अलोन अफेक्ट द वोल्टेज मेजरमेंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। दूसरा कह रहा है यहां पर बोथ पावर एंगल एरर एंड रेशियो एरर आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग वोल्टेज। तीसरा कह रहा है वोल्टेज मेजरमेंट इन ए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन रेशियो एरर। और चौथा कह रहा है बोथ पावर फैक्टर एंगल एंड रेशियो एरर इन्फ्लुएंस द पावर मेजरमेंट। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ये वाला आंसर होगा बी ऑप्शन, बोथ पावर एंगल एरर एंड रेशियो एरर आर इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग वोल्टेज। ये करेक्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा, वो रेशियो एरर अफेक्ट करेगा, यहां पर फेज एरर अफेक्ट नहीं करता है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन बी है। और आप लोगों को मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिस बुक का नाम है ए के साहनी, एक 1000-1500 पेज की किताब आती है, वो ग्रंथ है मेजरमेंट का भाई। वहां पर आपको सीटीपीटी वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन का रेफरेंस आराम से मिल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी वगैरह जाकर के और वहां से एक साहनी के अंदर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से इसका स्टेटमेंट वहां से उठा सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा मिलता भी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मेरे को मिल गया है, वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहां से उसका भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो गलत निकल करके आ रहा है वो है ये वाला,
बर्डन किसके ऊपर, अगेन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, यानी फिर से मेजरमेंट का क्वेश्चन है जो यहाँ पर गलत हो रहा है, और वो ये कि बर्डन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर्स। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा यहाँ पर जो है ये एक्चुअल में असर्शन रीजन वाला है, ईएसी स्टाइल का है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन स्टाइल का क्वेश्चन है, ईएसी स्टाइल का, जिसमें असर्शन रीजन आप लोगों को इस तरीके से दिया गया। अच्छा, यहां पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये जो वोल्ट एम्पियर्स है बर्डन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का, ये होता है, ये तो बिल्कुल सही है, मगर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्चुअल में दूसरा पोर्शन गलत ही है बिल्कुल ही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और वो ये है बर्डन इज द टोटल इंपीडेंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइस इंक्लूडिंग मीटर, रिले एंड वायरिंग। भैया बर्डन को आपने पहले ही बोल दिया कि वो पावर से एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो बर्डन टोटल इंपीडेंस कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स होगा। अगेन उसी बुक के अंदर आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। और लास्ट यहां पर ऑप्शन आप लोगों का है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि जब आप लोग यहाँ पर एनपीएन बीजेटी यानी ट्रांजिस्टर देखते हैं तो वहां पर आपको दो स्पेस चार्ज रीजन मिलेंगे, बिल्कुल से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एनपीएन ऐसे लेंगे तो एक स्पेस चार्ज रीजन यहां बनता है और दूसरा स्पेस चार्ज रीजन यहां बनता है। और ये कह रहा है कि मैक्सिमम बैंड बेंडिंग एट विच जंक्शन, यहां पर किस जंक्शन पे मैक्सिमम बैंड जो है वो बेंडिंग होगी। तो देखो दो ही ऑप्शन सही हो सकते थे यहाँ पे, पहला ये रहा 2 और दूसरा 2। तीन स्पेस चार्ज रीजन नहीं बनेंगे, दो ही बनेंगे जिसके अंदर आप लोगों के बेस कलेक्टर रीजन के ऊपर ज्यादा बैंड बेंडिंग होगा बिकॉज ऑफ द मोर रिवर्स बाइसिंग। यहां पर ज्यादा रिवर्स बाइसिंग करने की वजह से ये जो आपका कलेक्टर रीजन है, बेस कलेक्टर रीजन वाला जो स्पेस चार्ज रीजन है, वो ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, इसकी बैंड बेंडिंग ज्यादा होगी। ये चार क्वेश्चन ही थे ऐसे जिनका आंसर चेंज करने की जरूरत थी, यानी ये चार ऑब्जेक्शनेबल थे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो टीम को नहीं मिले हैं। बाकी शब्दों के खेल में उलझ करके स्टूडेंट्स ने काफी क्वेश्चन गलत किए हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि सर ये भी गलत हो सकता है या ये भी गलत हो सकता है। बाकी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर बात करें ये तीन क्वेश्चन में लेकर के आया हूं जो आप लोगों को ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं मगर एक्चुअल में इनके आंसर सही है। ये जैसे क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि भैया सिलेबस में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कहीं पर भी सिलेबस में नहीं लिखा था, एसएससी जेई में भी नहीं आता है, आउट ऑफ द सिलेबस जाके पूछा गया है। हालांकि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है, लाप्लास का अगर किसी को बेसिक भी आता है तो ये हंसते हंसते क्वेश्चन का जवाब सही कर सकता है, मगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अगर किसी के पास पैसे ज्यादा है तो ऑब्जेक्शन डाल के रीजन में ये लिख सकता है कि आउट ऑफ द सिलेबस मेंशन, मगर होगा नहीं ऐसा, क्योंकि एसएससी जेई भी हर साल कभी ना कभी एक डिजिटल का क्वेश्चन ऐड कर देता है, एक कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन डाल देता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसे में आपको ये आउट ऑफ सिलेबस जरूर है। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे नोट्स पे नहीं लिखा तो फिर नोट्स काम के नहीं है। ये एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको जेई लेवल पे पढ़ाया ही नहीं जाता है। और एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर जिसमें ऑप्शन सी और ये आपका जो ऑप्शन डी है ये दोनों सेम टू सेम है। दोनों के दोनों ऑप्शन आप लोगों को सेम नजर आ रहे हैं, एस से एस कट जाएगा तो ये एज इट इज सेम ऑप्शन है, मगर इस क्वेश्चन में आंसर बी है। इस वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्शन किसी ने किया नहीं या किसी ने करने का सोचा नहीं। असल में जब दो ऑप्शन सेम है तो उस केस के अंदर तो फिर ऑब्जेक्शन हो सकता था, मगर यहाँ पर अगर किसी ऐसे स्टूडेंट ने जिसका ये आंसर गलत हो गया, गलती से उसने ए टिक कर दिया, तो वो ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है कि भैया 3 और 4 ऑप्शन तो सेम ही दिख रहे हैं। तो जब दो ऑप्शन सेम है तो फिर उस केस में तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट होना चाहिए, काउंट ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन थे, 4 गलत थे, 3 ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं 2, और एक ऐसा जिसमें 2 ऑप्शन सेम है। इसके अलावा शिफ्ट 1 के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं है। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा हो तो आप जो है मुझे इस नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं 8209842985। ऑल्दो है नहीं, हमने पूरा डिटेल में थोरोली इसको एनालाइज कर लिया है, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और वो एक क्वेश्चन का जो रेफरेंस मैंने आपको फोटो भेजा है, क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है, बहुत कम बच्चों को मिलता है। मेजरमेंट की बुक सबके पास है, एक आसानी वगैरह कहीं मिल जाएगी आराम से, मगर एस्टिमेशन का नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दे दिया है। और वो रेफरेंस आपको कहाँ मिल जाएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप का नाम है इजी प्रेप ऑफिशियल। तो आप इस वीडियो के एंड होते ही इजी प्रेप ऑफिशियल सर्च करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर ये फोटो आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे।
फिर से मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।